वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरू रक्स के बारे में जानना तो चाहती थी, लेकिन उसका एक यूजर रिदान से सवाल करने की इजाजत नहीं दे रही थी, इसलिए वे बस खामोशी थी। आरू के साथ वापस आने के कुछ पल बाद वे अपने फोन में अपनी पॉकेट में रखकर कुर्सी से खड़ा होता है। रिदान आरू को चलने का इशारा करते हुए लेट्स गो। आरू अपनी भौहें हिचकाकर और कहाँ चलो, मैं आपके साथ डरना था लहजे में जाहिर है। अब इस वक्त तुम्हारे साथ मैं एडवेंचर आइलैंड तो जाऊंगा नहीं, तो घर के जाने की बात ही तो होगी मैंने आरू मन में उड़ाते हुए। एडवेंचर आइलैंड जाने की जरूरत भी क्या है, साक्षात भस्मासुर तो मेरे सामने है। डांस अपनी भुजा चुकाते हुए कुछ कहा तुमने आरू? रंज भरी मुस्कान के साथ हम अदक्ष कहाँ है? रिदांस बिना किसी भाव के वो घर के लिए निकल चुका है। आरू हैरानी से लेकिन अकेले। रिदांस सृष्टि और गार्ड्स है उसके साथ आरू, लेकिन फिर भी घर का तो कोई साथ नहीं ना, और वे बीमार है तो ऐसे कैसे अकेले यूं ही चला गया? तो रिदांस आरू को घूर कर आई थिंक तुम उसी के पास जा रही हो, तो अपने ये फिजूल सवाल जाकर उसी से करना। और मुंह फुलाकर मुझे कोई शौक भी नहीं है आपसे बात करने का। रिदांस अपने आंखों पर चश्मा चढ़ाते हो रियली वेल लगता तो नहीं है ऐसा। वेल लेट्स गो होम फर्स्ट देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस। और रिदांस की बात सुनने के बाद एक पल रुकर, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे कुछ भी डिस्कस करने में थोड़ी भी दिलचस्पी रखती हूँ? और दूसरी, आप अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए कि मैं आपके साथ कहीं भी जाऊंगी। रिदांस अपनी आंखों से चश्मा हटाते हुए फुल ऑन टशन के साथ यू है ओनली 2 मिनट्स वाइफ, या तो तुम बिना किसी आर्ग्यू के वो चलकर गाड़ी में बैठ जाओ, वरना आरू रिदांस की ओर देखकर, वरना रिदांस लाइफ के साथ, वरना मैं सबके सामने खुद तुम्हें उठाकर गाड़ी तक ले जाऊंगा एंड मुझे ऐसा करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं। सो चॉइस इज योर वाइफ। आरू की तबीयत इस वक्त कुछ ठीक नहीं थी और ना ही उसमें इतनी एनर्जी थी कि वे रिदांस से बहस कर सके, इसलिए वह चुपचाप रिदांस के आगे कोई भी बहस किए बिना कमरे से बाहर निकल गई। रिदांस भी एक स्मेल के साथ वापस अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए कमरे से बाहर निकल आता है। रिदांस ने ड्राइवर से पहले ही जाने के लिए कह दिया था, क्योंकि वह खुद ड्राइव करना चाहता था। रिदांस गाड़ी में बैठकर पार्किंग एरिया में यहाँ से बाहर की ओर आता है और कुछ ही दूर खड़ी आरू को गाड़ी में बैठने का इशारा करता है। आरू एक पल को रिदांस को देखती है और फिर गाड़ी के पास आकर खिड़की से रिदांस की ओर देखती है। आरू तंज भरी मुस्कान के साथ हम मैं जरूर आपके साथ आऊंगी एक पल रुकर, बट इन योर ड्रीम्स। इतना कहकर आरू ने फट से सामने से आधी टैक्सी को रोका और एक नजर तंज भरे भाव के साथ रिदांस की ओर देखा, और अगले ही पल झट से टैक्सी में बैठकर रिदांस के सामने से होते हुए वहां से निकल गई। रिदांस जाते हुए आगे की टैक्सी को देखते हुए यू हैव टू पे फॉर दिस पार्किंग, इतना कहकर रिदांस अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। कुछ देर बाद आरू की टैक्सी अग्निहोत्री मैंशन के सामने रुकती है। आरू ड्राइवर को पैसे देती है और अपने कदम आगे बढ़ाती है। गार्ड आरू को देखकर फौरन सलाम करते हुए दरवाजा खोलता है। आरू ठिठकी कदमों से अंदर दाखिल होती है। दक्ष पहले ही मैंशन यहाँ पहुंच चुका था और आरू और रिदांस का इंतजार कर रहा था। आरू जैसे तैसे यहाँ तक तो आ गई थी, लेकिन मैंशन के अंदर दाखिल होने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो अंदर जाने वाली सीढ़ियों के पास वो 2 से 3 बार अपना कदम आगे बढ़ाने को होते कि हर बार उसके कानों में रिदांस अपने ही लफ्ज गूंजने लगते हैं और वे अपने कदम वापस खींच लेती है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन दक्ष के ठीक होने के बाद अगर आप खुद सामने से भी रिक्वेस्ट करेंगे तो भी मैं इस घर पर दहलीज पर दोबारा कदम नहीं रखूंगी। आरू अपने कहे लफ्जों को याद करते हुए अंदर जाने के लिए झिझक रही थी कि तभी अचानक अपने कान के पास रिदास के फुसफुसाहट भरी दही आवाज सुनकर वे चौंक जाती है। रिदास धीमी आवाज में आरू को टीज करते हुए इट्स नॉट ए बिग डील वाइफ। आरू रिदास की आवाज सुनकर उसकी ओर मुड़ती है और सवाल नजरों से उसकी ओर देखने लगती है। रिदास एक पल रुककर बेल कभी कभी हम अपनी नादानी और नासमझी भरे गुस्से में अक्सर ऐसी बातें बोल जाया करते हैं जो इम्पॉसिबल ही नहीं बल्कि पूरी तरह बेसलेस होती है। आरू मुंह फुलाकर मुझे आपकी किसी भी राय की कोई जरूरत नहीं। रिदास मेरी राय की भले ही जरूरत ना हो, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर है मेरे पास। आरू को समझ पाती उससे पहले रिदास उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और आरू रिदास के अचानक इस मुंह से चौंक जाती है और उसके मुंह से हैरानी भरी कहाँ निकल जाती है। रिदास नाउ यू डोंट हैव ए नीड क्रॉस दिस दहलीज एंड एज वेल एज तुम्हें इस दहलीज पर अपने कदम भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विक्ट्री स्माइल के साथ डियर वाइफी और अपने नाक पर गुस्सा रखते हुए पहले तो मुझे नीचे उतारी और दूसरा कि आप किसी गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ आई हूँ तो अपने वचन से पीछे हट रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ दक्ष के लिए, और कुछ दिनों में यहाँ से वापस भी चली जाऊंगी। तंज बड़े लहजे में तो अपनी खुशफहमी से बाहर निकलिए मिस्टर अग्निहोत्री जी। रिदास ये तो वक्त ही बताएगी कौन कितनी गलत फहमी और खुशफहमी में है। एक पल रुकर वाइफी इतना कि रिदास बिना आरू का जवाब सुने उसे अपने बाहों में उठाए हुए अंदर की ओर बढ़ जाता है और उस भरी नजरों से रिदास की ओर देखते हुए अपने ही ख्यालों में घूमती कि आखिर उसने जो घर
अपने वक्त आते वक्त क्या उसके बावजूद भी इस मासूम का रिएक्शन इतना नॉर्मल कैसे है और जो कुछ हुआ ही नहीं इतना नॉर्मल कैसे है जैसे कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि रिदास इतनी टेढ़ी खैरे और किसी भी बात को खासकर जहाँ उसकी मनमानी ना चले इतनी आसानी से कभी नहीं जाने देगा ये बात वे अच्छी तरह से समझ चुकी थी और असल में रिदास के किसी भी मुंह के लिए वे मानसिक तौर पर तैयार थे क्योंकि वे जानते थे कि कुछ तो है और जरूर दाल में कुछ तो काला है जरूर जो इस वक्त दीर्घांशु से कुछ भी कहे या सुनाई भी ना उसके सामने इतना सामान्य व्यवहार कर रहा था युवा पिरसा के कहने पर टॉम उसे घर से दूर एक नई जगह लेकर गया जहाँ वे पहले कभी नहीं गया था ये जगह एक छोटे से आर्टिफिशियल झील के पास थी जहाँ चारों तरफ आसपास प्रकृति का एक खूबसूरत और मनमोहक नजारा था टॉम ने पिरसा के कहने से थोड़ी दूरी पर गाड़ी रोकी और पिरसा के साथ ही गाड़ी से नीचे उतरा तो सामने की ओर का नजारा देख पिरसा की ओर असमंजस से देखने लगता है सामने एक टेबल पर केक कोल्ड ड्रिंक और खाने के कुछ सामान के साथ ही आसपास का पूरा एरिया बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था शाम का वक्त था और इस खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी वहां जलती रंग बिरंगी कैंडल और बलून ये सारा नजारा देखकर ये टॉम में समंजस से पिरसा की ओर देखता है टॉम क्या आज यहाँ कोई पार्टी है पिरसा मुस्कुराकर हम टॉम लेकिन फिर तुम्हारे दोस्त वगैरह वे सब कहाँ हैं पिरसा टॉम की बाजू थामकर आगे बढ़ते हुए तुम हो ना यहाँ तो बस मेरे लिए काफी है टॉम लेकिन पिरसा टेम की ओर देखकर बीच यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे टॉम को चीखते हुए तुम जियो हजारों साल टॉम हैरानी से लेकिन ये तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है पिरसा मुस्कुराकर तुम पिरसा अग्निहोत्री कितनी सोच तो है कि एटलीस्ट तुम्हारे बर्थडे पता कर सके टॉम मुस्कुराकर ये तुम्हें भूल ही गया था कि इस वक्त मेरे सामने द ग्रेट प्रिंसेस पिरसा अग्निहोत्री खड़ी है पिरसा मुस्कुराकर नहीं बिल्कुल भी नहीं इस वक्त तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हारी दोस्त पिरसा खड़ी है टॉम उस पिरसा की बात सुनकर मुस्कुरा देता है पिरसा एक पल बाद टॉम की ओर देखकर उत्सुकता से तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा टॉम नहीं अच्छा लगा है सब पिरसा तो फिर चलो जल्दी से और केक कट करो टॉम पिरसा की बात सुनकर बस हल्की से मुस्कान के साथ उसके साथ आगे बढ़ जाता है पहले तो टॉम ने केक कट करने के लिए मना किया क्योंकि उसने अपना जन्मदिन ऐसा कुछ भी करने का ना तो वक्त और ना ही मौका मिला था और ना ही उसे ऐसा कोई शौक भी था लेकिन फिर भी पिरसा के कहने से और उसका दिल रखने के लिए आखिर में टॉम ने उसकी बात मानते हुए केक कट किया शायद पहली बार ही था जब टॉम ने ऐसा अपना जन्मदिन मनाया और टॉम के केक काटने के बाद पिरसा ने एक केक का टुकड़ा टॉम के मुंह में रख दिया और बदले में टॉम ने भी पिरसा को केक खिलाया इसके बाद दोनों ने साथ में मजे से खाना खाया टॉम पिरसा से थैंक यू सो मच मुझे इतना स्पेशल फील करवाने के लिए लाइफ में पहली बार है जब मैंने अपना बर्थडे इस तरह से स्पेशल तरीके से मनाया है रियली यू आर सच ए लवली फ्रेंड मिश्रा मुस्कुराकर वो तो मैं हूँ और रही बात तुम्हें स्पेशल फील करवाने की तो तुम्हारी लाइफ में मैं अब परमानेंट आ गई हूँ तो देखा ना अब हमेशा हर कदम पर अब बस स्पेशली फील करोगे टॉम पिरसा के हाव और बातों को थोड़ा अजीब फील करते हुए अच्छा जो भी है घर चलो काफी देर हो चुकी है फिर से उत्साह से ऐसे कैसे अभी तो तुम्हारा आज का दिन का सबसे बड़ा सरप्राइज और तोहफा तो भी बाकी है टॉम समझे से फिर सरप्राइज और तोहफा लेकिन कैसा सरप्राइज और कैसा तोहफा पिरसा खुश होकर अभी पता चल जाएगा लेकिन उससे पहले तुम अपनी आंखें बंद करो टॉम असमंजस भरे भाव से लेकिन आंखें क्यों बंद करने तो पिरसा और टॉम के कितने सवाल करते हो तुम अपनी आंखें बंद करो बस और अब जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगे ओके टॉम अपनी आंखें बंद करते हुए ओके फाइन पिरसा गुड़ कुछ पल बाद अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो एक पल बाद जब टॉम ने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने हाथ में गुलाब का फूल लिए अपने घुटने के बल बैठी पिरसा को देखकर हैरानी और समंजस जैसे मिले जुले भरे भाव से उसकी ओर देखने लगा पिरसा टॉम की तरफ देखते हुए अपनी फैमिली के बाद अगर किसी के साथ खुशी और सहजता के साथ अपने कंफर्ट भी पाया है तो वो सिर्फ तुम हो टॉम क्रूज तुम्हारे अंदर न सिर्फ मैंने एक दोस्त का बल्कि एक मेंटर एक इंस्ट्रक्टर और एक ऐसा इंसान भी पाया जो हमेशा मुझे आगे बढ़ने और सही फैसला लेने के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित करता है बल्कि अक्सर मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मुझे खोज कर देता है सो जो अक्सर मेरी गलतियों को न सिर्फ समझने में बल्कि उन्हें सुधारने भी बराबर मेरी मदद करता आया है मेरी प्रार्थना है और मैं चाहती हूँ कि ये दोस्ती हम साथ हमेशा यूं ही जिंदगी भर सहजा रहे आखिरी सांस तक वो क्या आखिरी सांस तक तो क्या तुम मेरी हर ख्वाहिश और आरज़ू पूरी करोगे टॉम क्रूज विल यू एक्सेप्ट माय लव इन फैक्ट इन फ्यूचर विल यू मैरी मी टॉम क्रूज और
आलोक को उठाई रितांचे से ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो उन दोनों को ही साथ देकर लिविंग एरिया में बैठा दक्ष अपने दिमाग के ढोल नगाड़े के साथ हैप्पी डांस करने लगता है। कपड़े से के पास आकर आरू को नीचे उतारता है। कुछ पल रुकने के बाद रितांश फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। दक्ष खड़ी हुई आरू से, तुम खड़ी क्यों होना, बैठो ना। आरू आरू बैठते हुए, हम अब कैसा फील कर रहे हो और तबीयत कैसी है तुम्हारी। दक्ष अपने दांत दिखाते हुए, तुम्हें यहाँ देखकर सच कहूँ तो फीलिंग रिलैक्स हैप्पी एंड एक्साइटेड। आरू हम बाकी तो ठीक है लेकिन एक्साइटेड भी। दक्ष अपने इमोशनल ब्लैकमेलिंग का तीर दागते हुए, वो इसलिए क्योंकि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड और एक पंदरिया बहन को ना सिर्फ एक छत के नीचे देखूंगा बल्कि उन्हें जीवन साथी के रूप में एक साथ खुशहाल देखने की इच्छा भी शायद पूरी हो जाएगी। आरू गंभीरता से, तुम बीमार हो, तुम्हें आराम की जरूरत है और रही बात मेरे यहाँ होने की तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ, वरना मैं इस घर में कभी वापस नहीं आती। दक्ष लेकिन आरू आरू दक्ष की बात बीच में ही काटते हुए, दक्ष तुम मेरे भाई हो और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा भाई मुझ पर किसी भी चीज को लेकर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं बनाए। और जिस एनर्जी के साथ तुम मुझे ये बात किसी के दोस्त होने के नाते समझा रहे हो, अगर वही एनर्जी तुम किसी और को अपनी गलतियों का एहसास हो, एटीट्यूड की दुकान को समझने में लगाओ तो शायद किसी को अपनी गलती का थोड़ा तो एहसास हो और उसे समझ आए कि वो सामने वाला भी इंसान है और उसे भी तकलीफ हो सकती है। और आरू कहते कहते बीच में ही रुक जाती है जब वे दक्ष की नजर अपने पीछे की ओर देखती है। आरू खुद भी दक्ष की नजर को फॉलो करते हुए अपने पीछे मुड़कर देखती है तो सामने रितांश को खड़ा पाती है तो जो उसकी ही दिशा में घूर रहा था ना आना वापस से अपना मुंह मोड़ लेती है और एक गहरी सांस लेकर वहां से जाने के लिए उठ खड़ी होती है। दक्ष आरू को खड़ा होते देख, तुम कहाँ जा रही हो। आरू मुझे फ्रेश होना है, मिलती हूँ बाद में। इतना कहकर आरू रितांश के साइड से होते हुए ऊपर चली जाती है। और रितांश कुछ पल बाद आकर दक्ष के सामने बैठ जाता है। तभी दृष्टि उन दोनों के लिए जूस लेकर आती है। दक्ष उसे जूस टेबल पर रखकर जाने का इशारा करता है लेकिन कुछ पल बाद ही सृष्टि वहीं खड़ी रहती है तो दक्ष उसे देखने के लिए अपना सर उठाता है। दक्ष कुछ कहना है तुम्हें। सर दक्ष को सर दृष्टि सर दरअसल मुझे आज की छुट्टी चाहिए थी, घर में थोड़ी इमरजेंसी आ गई। अगर मेरा जाना जरूरी नहीं होता मैं छुट्टी नहीं मांगती। दक्ष आर यू ओके यू कैन गो सृष्टि सर, थैंक यू सर। और मैंने आपकी सारी मेडिसिन और जरूरी चीजें आपके बेड के साइड टेबल पर चिट लगा कर रख दी और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी सर। दक्ष इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, आई कैन मैनेज। अगर तुम्हें कोई हेल्प या पैसों की जरूरत है तुम कह सकते हो, सृष्टि जी सकते हो। सर दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। दक्ष ओके मैं वेट में लाता हूँ। दक्ष जाने के लिए उठता है कि उससे पहले रितांश ने अपना वॉलेट निकालकर उसमें से पैसों की गड्डी निकालकर दक्ष की ओर बढ़ा दी जिससे दक्ष ने बिना कुछ बोले उठाकर सृष्टि की ओर बढ़ा दिया। सृष्टि लेकिन सर ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे इतने नहीं चाहिए। दक्ष काम आएंगे। अब सृष्टि थैंक यू सो मच सर एडवांस सैलरी के लिए। दक्ष मोस्ट वेलकम, तुम जा सकते हो। सृष्टि जी सर मैं चलती हूँ। इसके पास सृष्टि वहां से चली जाती है। दक्ष टेबल पर रखा हुआ जूस का एक गिलास उठाकर रितांश की ओर देखता है, रितांश की ओर बढ़ाता है जिसे रितांश बिना कुछ कहे ले लेता है। दक्ष दूसरा गिलास उठाते हुए, हम तो क्या सोचा तुमने रितांश के इस बारे में। दक्ष आरू को मनाने के बारे में। रितांश अपने भौं उचकाते हो और मैं उसे किस लिए मनाऊंगा दक्ष, क्योंकि वे तुझसे नाराज है। रितांश अपने एक भौं उचकाकर, तुम्हारे भाव देखकर लग रहा है कि सच में उसका भाई जाग गया है तुम्हारे अंदर तंज भरे लहजे में। लेकिन भूलो मत तुम्हारा जीजा कौन है। दुश्मन हम कैसे भूल सकता हूँ। रितांश की नजर खुद पर जमी देखकर दक्ष झेप कर झूठी हंसी तो ऐसा कुछ नहीं है, तू तो मेरा यार है। मैं तो बस इतना कह रही कि बीवी है तेरी आरू और तेरा फर्ज बनता है उसे मनाना ताकि वे अपने नाराजगी भूलकर तेरे साथ इस घर में वापस आकर खुशी खुशी रहे। रितांश जूस का सिप लेकर, एग्जैक्टली बीवी है मेरी और ये दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उससे दूर या अलग नहीं कर सकती। बाई हो बोलो बाई कुकुर से मेरे साथ ही रहना है। दक्ष आंखें मटकाकर, तुझे पता है तू परवाह प्यार बिना लोगों पर ऐसे जताता है जैसे उन पर कोई ऑर्डर या धोखा जमा रहा हो। रितांश बेफिक्री से ऐसा ही हुआ और किसी के लिए नहीं बदल सकता। दक्ष मन ही मन अपना सिर पटकते हुए, भगवान यही कैसे ही कहती आरू इस भस्मासुर का कुछ नहीं हो सकता। रितांश अपने फोन की स्क्रीन में नजरें घटाकर अपने अगर मन में मेरी बुराई हो गई हो तो वापस आ जा बाहर। दक्ष हड़बड़ाकर, नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं। रितांश दक्ष और झूठ कर रियली दक्ष हम और क्या, मैं तो बस आरू और तेरे बारे में ही सोच रहा था। दक्ष अपना फोन वापस टेबल पर रखते हुए अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करते हुए सवालिया नजरों से दक्ष की ओर देखने लगता है। दक्ष गंभीरता से देख रही तो मैं ये नहीं कह रहा कि तू आरू के लिए खुद को बदल ले, लेकिन कम से कम उसे खुद को समझने का एक मौका तो दे। मैं जानता हूँ कि तू एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कई बार रिश्तों की दूरियां मिटाने के लिए चीजें जाहिर करनी जरूरी हो जाता है। और जितना मैंने आरू को जाना और समझा है उसके हिसाब से तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तू एक बार अपनी एक और गुस्सा साइड रखकर उसकी ओर हाथ तो बढ़ा
वो खुद तेरी ओर अपना हाथ बढ़ा देगी और फिर उसका गवाह तो तू खुद भी है कि जो भी सलूक तूने उसके साथ किया उसके बावजूद भी वो तुझे मोहब्बत कर बैठी है। वो सोच नहीं तो सोच, जब तू एक बार नरम दिल से उससे बात करेगा, उसकी ओर कदम बढ़ाएगा तो खुद तेरी ओर दौड़े चले आएगी। वो बस तुझसे नाराज है, बस एक बार उससे माफी मांग। निदास की तीखी नजरों को खुद पर देकर डरते हुए अपनी बात पलट कर, मेरा मतलब है कि उसे मना ले, देखना वो तेरे एक इशारे पर अपनी सारी नाराजगी और गुस्से को भूलकर तेरी ओर बढ़ जाएगी। बस तू एक बार उससे बात कर ले, वरना आखिर ऐसा कब तक चलेगा। ये दुर्दांश टेबल से अपना चश्मा उठाते हुए वेले, अगर तेरा ज्ञान पूरा हो गया तो मैं अब चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है भाई। इतना कहकर रिदांश टसन से अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर वहां से बाहर निकल जाता है और उसे जाता हुआ देखकर दक्ष उससे तब तक घूरता है रहता है जब तक रिदांश उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। रिदांश के जाने के बाद दक्ष मुंह फुलाए जूस का गिलास टेबल से उठाता है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए उसे पीने लगता है। दक्ष गुस्से से बड़बड़ाते हुए समझता क्या है खुद को राक्षस, एरोगेंसी की दुकान कट पूंजा कहीं का। आरू जो कुछ देर से खामोशी से पीछे खड़ी दक्ष का बड़बड़ाना सुनते हुए मुस्कुराई जा रही थी। कट पूंजा का मतलब दक्ष आरू की आवाज सुनकर एक पल को चौंकते हुए कुछ सोचकर, हम कट पूंजा मतलब भस्मासुर दांत सकनी होती। आरू तुम्हें डर नहीं लगता? अगर कहीं तुम्हारी ये बात भस्मासुर ने सुन ली तो? दक्ष चिढ़ते हुए, अरे छोड़ो, डर किस चिड़िया का नाम है, दक्ष को ये पता ही नहीं है। आरू अपने भुज उचकाकर क्या वाकई में के जैसा लुक देते हुए, और क्या दक्ष फेंकते हुए, अरे वो तो बस मैं दोस्ती का लिहाज कर जाता हूँ, भस्मासुर कट पूंजा से डरता थोड़ी हूँ ना मैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल, बल्कि वही मुझसे डरता है। आरू वाकई में, दक्ष चिढ़ते हुए, और क्या? आरू दरवाजे पर देखते हो, अरे नहीं होती आप, आपका भाई रिदांश का नाम सुनकर अब तो दक्ष को काटो तो खोने जैसी हालत हो गई थी और घबराहट की वजह से उसके चेहरे पर डर की हवाइयां उड़ने लगी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसे अब अपने लिए ये सब सुनने के बाद रिदांश अब उसे एक ही कच्चा चबा जाएगा। दक्ष डरते और धड़कते दिल के साथ धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाकर पीछे की ओर पलटता है और धीरे धीरे डरते हुए अपनी आंखें खोलता है और कुछ पल बाद एक गहरी चैन की सांस लेता है। और जब अपने सामने दांत को नहीं पाता तो वे जानकर बड़ा ही सुकून और राहत महसूस होती है। और आरू ने उसे सिर्फ मजाक किया था, जबकि असल में रिदास यहाँ आया ही नहीं था। एक पल बाद ही आरू की हंसी उसके कान में गूंज उठती है और दक्ष पीछे की ओर पलटता है। दक्ष आरू को घूरते हुए, आरू की बच्ची, तेरे इस खौफनाक मजाक से मेरा दिल, फेफड़े फूलते सब बाहर आ जाने वाले थे। इतना डेंजर मजाक भी कोई करता है भला? आरू जोर से हंसते हुए, जस्ट लुक एट योर फेस दक्ष, तुम्हारी शक्ल वाकई में देखने लायक थी। अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में इस कदर और इतना खौफ बैठा है। मिस्टर अग्निहोत्री को लेकर दक्ष झेपते हुए, हाँ तो अब ये भस्मासुर वाकई में ये बातें सुन लेता तो मुझे धोबी काट के कपड़ों की तरह पटक पटक के रगड़ रगड़ के बिना गिनती धोधा। आरू दक्ष की बात सुनकर एक बार फिर जोर से हंस पड़ती है। रुको, इतने वक्त बाद इस कदर बेफिक्री से हंसते देखकर आरू को इतने वक्त बाद इस कदर बेफिक्री से हंसते देखकर दक्ष के दिल को बड़ा ही सुकून और खुशी महसूस होते हैं और वे मुस्कुराते हुए एकटक आरू को देखने लगता है। आरू अपनी हंसी को बीच में ही, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? दक्ष, देख रहा हूँ कि मेरी बहन हंसते मुस्कुराते हुए कितनी प्यारी लगती है। आई होप कि बस तुम सदा यूं ही हंसती मुस्कुराती रहो और रब करे कि तुम्हें मेरी भी खुशियां मिल जाए। दक्ष के बात सुनकर अचानक ही हंसते हुए आरू खामोश हो जाती है और एक पल बाद उसकी आंखों में नमी उतर जाती है। देखकर दक्ष परेशान होते हुए जल्दी से आरू की ओर बढ़ता है और प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता है। दक्ष आरू का चेहरा प्यार से अपने हाथों में थामते हुए, क्या हुआ आरू, अचानक तुम्हारी आंखों में आंसू गिरे? आरू खामोश रहती है और अपने इमोशन को रोकने की कोशिश करती है। आरू बोलो, तुम्हें मेरी कसम, आरू बताओ मुझे हुआ कि क्या हुआ है? आरू नम आंखों से, दक्ष, मेरी जिंदगी इतनी उलझी क्यों है? क्यों हमेशा मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल मची रहती है? क्यों मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश ईश्वर पूरी नहीं कर सकते कि चाहे मेरे साथ मेरे पास कुछ भी ना हो? बस क्यों मुझे एक सुकून भरी जिंदगी नहीं मिल सकती? भावुकता से बचपन में ऐसे मैं अपनी माँ के लिए, उनका प्यार के लिए तरसते आई हूँ। परिवार के नाम पर हमेशा पापा और राहुल ही रहे और आज मैं उस जगह हूँ जहाँ मुझे इन चीज दोनों के बारे में ही थोड़ा भी नहीं पता। मतलब वे कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं, मैं कुछ भी नहीं जानती। दक्ष में बस मजबूर बनकर सब वक्त पर छोड़कर बैठी हूँ। सच कहूँ तो अब मैं थकने लगी हूँ दक्ष, सारी जिंदगी की उलझनों से। दक्ष सारों को गले लगाते हुए, जस्ट लाइक वो सब ठीक हो जाएगा। और रही बात अंकल और राहुल की, तो उनके बारे में मैं खुद पता करवाऊंगा। तुमने फोन किया इन दोनों को? आरू, हम क्या था, मगर दोनों का ही फोन लगातार बंद आ रहा है। दक्ष, ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद उनके बारे में पता करवाता हूँ। यू जस्ट डोंट वरी। कुछ ही देर बाद दक्ष आरू को यूं ही प्यार से समझाते हुए उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद दक्ष की उठपटांग बातें सुनकर आरू का मूड काफी हद तक अच्छा हो चुका था। दोनों अपनी बातों में मगन थे, इस बात से बेखबर कि गाड़ी में बैठा रिदास अपने फोन में सीसीटीवी की मदद से उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद रिदास
अपना फोन बंद करते हुए खिड़की से बाहर देखने लगता है। रात को जब रिदांश वापस घर आया तो आरू और दक्ष दोनों लिविंग एरिया में बैठे बातें कर रहे थे। दक्ष रिदांश को जल्दी से फ्रेश होकर आकर खाना खाने को कहता है। कुछ देर बाद रिदांश फ्रेश होकर आता है और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। आरू जो किचन से हाथ में खाने की ड्रेस लेकर आई थी, रिदांश को पूरी तरह इग्नोर करते हुए आकर दक्ष के साइड में बैठ जाते हैं। दक्ष रिदांश को चिढ़ाने की कोशिश करते हुए आरू की लाई हुई डिश खोलकर उससे सूंघते हुए, वाओ खीर की क्या खुशबू आ रही है। आरू एक चम्मच टेस्ट करते हुए, बाई गॉड आरू इतनी लाजवाब खीर मैंने लाइफ में नहीं खाई। थैंक यू सो मच आरू, स्पेशली मेरे लिए इतनी टेस्टी खीर बनाने के लिए। अब बस मुझसे और सब्र नहीं हो रहा और अब जल्दी से इस सारी खीर को खाने वाला हूँ। इतना कहकर दक्ष जैसे ही वापस से डिश को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है कि रिदांश बीच में ही डिश उठाते हुए अपनी ओर खींच लेता है और बेचारे दक्ष का मुंह किसी बच्चे की तरह फूलकर उतर जाता है। इधर रिदांश सब कुछ इग्नोर करते हुए जैसे ही चम्मच में खीर लेकर अपने मुंह की ओर बढ़ाने को होता है कि आना की बात सुनकर उसका हाथ बीच में ही जो कहता है रुक जाता है। और तज बड़े लहजे में, आप इस घर का रूल भूल रहे हैं। आखिर सेफ्टी का मसला है तो आज भी पहले मुझे नहीं चखनी चाहिए खीर और फिर मेरे बाद से भी रिदांश का कुत्ता जो क्योंकि आप शायद भूल रहे हैं कि ये खीर मैंने बनाई है और आपके अकॉर्डिंग मेरे हाथ का खाना अच्छा जरूर हो सकता है, लेकिन इंसानों और खासकर आप द ग्रेट रिदांश अग्निहोत्री के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तंज भरे भाव से, राइट मिस्टर अग्निहोत्री। आरू की बात सुनकर दक्ष के तो जैसे तोते ही उड़ गए, क्योंकि दक्ष रिदांश के गर्म दिमाग और गुस्से से अच्छे से वाकिफ था। उसे लगा कि रिदांश अब पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, मगर कुछ पल बाद रिदांश का रिएक्शन देखकर दक्ष पहले से भी ज्यादा हैरान हो गया था। दास ने आरू की बात सुनी तो वो पल उसे सर्द नजरों से देखा और फिर अगले ही पर आरू की बातों को फुल टू इग्नोर करते हुए खीर की स्पून अपने मुंह में ले जाता है और एक पल को खीर के टेस्ट को महसूस करते हुए प्लेजर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। और जब एक पल बाद रिदांश अपनी आंखें खोलता है तो खुद पर आरू और दक्ष की हैरानी भरी नजरें देखता है, जिसका मतलब वो अच्छे से समझ रहा था। रिदांश दोनों को एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए माइंड ब्लोइंग, वाइफ आई मस्ट से कि तुम्हारे हाथ में वही टेस्ट है जो कि असल में रिदांश अग्निहोत्री की वाइफ के हाथ में होना चाहिए। आरू चिढ़कर, बट आई थिंक ये खीर और ये खीर बनाने वाले दोनों ही आपके लेवल के नहीं है, तो आप ये कैसे खा सकते हैं। रिदांश, यू नो व्हाट वाइफ, मेरी माँ ने हमेशा एक ही बात कही कि अपने और खास लोगों की बात और गुस्सों को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए। आरू को टीज करने वाली मुस्कान के साथ विंक करते हुए, राइट्स वाई तुम्हारे राइट्स वाई ने फिर कि तुम्हारी किसी भी बात को मैंने दिल से नहीं लगाया। बाई फिर रिदांश की बात सुनकर आरू गुस्से और चिढ़कर उसे घूरने लगती है और दूसरी तरफ शौक से अचानक खाना खाते दक्ष के गले में खाना अटक जाता है और आरू जल्दी से दक्ष को पानी का गिलास बढ़ाती है और उसकी पीठ सहलाने लगती है, लेकिन दक्ष की खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आरू नाराजगी से एक नजर रिदांश को डालती है जो अपनी कोहनी टेबल पर टिकाए मंजे से अपनी खीर खाने में बिजी था। जब कुछ पल बाद भी रिदांश की खांसी नहीं रुकी तो आखिर में रिदांश ने टिश्यू से अपने हाथ और मुंह साफ करते हुए अपने जगह से खड़ा होते हुए दक्ष की ओर बढ़ गया और एक पल दक्ष को देखने के बाद अगले ही पल एक जोरदार हाथ दक्ष के पीठ पर मारता है, जिससे दक्ष के गले में फंसने वाला खाना झट से बाहर आते ही दक्ष बाहर आ जाता है। बाहर आते ही दक्ष ने झट से एक सी सांस में पानी का पूरा गिलास उठाकर गटक लिया और इसके बाद दक्ष को राहत की सांस है। और परेशान होते हो, तुम ठीक हो। दक्ष नाजुक बनते हुए, नहीं, थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। रिदांश को मुंह बनाकर, कम से कम तुम्हें फिक्र तो है मेरी, वरना लोग तो अपने खाने में ही इतना बिजी थे कि मैं मर भी जाता, लेकिन अपना खाना नहीं छोड़ने वाले थे। आरू दक्ष को प्यार से टपकते, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। दक्ष कुछ भी बोले जा रहे और किसी को हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी बहन को तुम्हारी फिक्र है ना, और तुम आराम से नहीं कर सकते कोई काम। अभी तुम हॉस्पिटल से आए हो और अभी तुम इतनी लापरवाही कर रहे हो। जैसे बोली मुस्कान से दक्ष की बात जवाब देते हो, बोलिए जवाब दीजिए अपनी बहन को। जब ऐसी भी क्या बात हो गई जो इतनी हड़बड़ में काम कर रहे हो। अब दूसरों को ना सही लेकिन सच्ची फिक्र तो हो रही तुम्हारी बहन को। आखिर अभी भी हॉस्पिटल से आए हो तुम। नहीं दक्ष, रिदांश की धमकियों को समझते हो हड़बड़ा करना है नहीं तो यूं नो ना कि मैं मजाक करता रहता हूँ। मेरी जान, मेरी बात को दिल पर मत लिया करो। रिदांश दक्ष को एक ही विलन में दुकान देते हुए वहां से अपने रूम की ओर निकल जाता है। आरू जाते हुए रिदांश को देखकर कुछ पल उसे घूरती है और दूसरी तरफ दक्ष रिदांश के जाते खीर के बाउल को अपनी ओर खींचते हुए मुझे से खीर खाने लगता है। कुछ देर बाद दक्ष अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और आरू अपने कमरे में आ जाते हैं, जहां वे दक्ष के इस घर में आने के बाद रह रही थी और जो रिदांश के कमरे के बराबर में ही था। ये कमरा अभी भी ऐसा ही था जैसे आरू उसे छोड़कर गई। चेंज करने के लिए अपने कपड़े कपड़ से निकालते और कपड़े लेकर बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। कुछ देर बाद जब आरू सावर लेकर बाथरूम से बाहर आती है तो रिदांश को अपने कमरे में पाती है। आरू नाराजगी से, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। रिदांश खामोश से सर नजरों से आरू की ओर देखते हुए अपना फोन उसकी ओर बढ़ा देता है और आरू सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगती है।
रिदास फोन पर इशारा करते हुए सर्द लहजे में मिस्टर कपूर अपने पापा का नाम सुन रही आरू उत्सुकता और इस एक्साइटमेंट से जल्दी से रिदास के हाथ से फोन लेकर अपने कान से लगाती है। आरू उत्सुकता से हेलो पापा। पापा मैं आरू। मिस्टर कपूर कैसे हो आरू। आरू भावुकता से मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं और कहाँ हैं आप। मैं कितना परेशान थे आपको लेकर, आपका फोन भी बंद आ रहा था, आप कहाँ हैं मिस्टर कपूर। पापा मिस्टर कपूर डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस जरूरी काम की वजह से मुंबई से बाहर हूँ। आरू अपने आंसू पोंछते हुए आप कब तक वापस आएंगे। आई पापा आई मिस यू सो मच मिस्टर कपूर। आई मिस यू टू बेटा, थोड़ा वक्त और लगेगा मुझे बेटा यहाँ, अभी तक तो आज इतने दिनों बाद आरू ने मिस्टर कपूर की आवाज सुनी। इन्हें उसने उनसे बात की थी और आज शायद पहली बार था जब मिस्टर कपूर आरू से इतने प्यार और आराम से बात कर रहे थे और ये सोचकर ही आरू का दिल खुशी और भावुकता से भर आया था। वेदांश बिना किसी भाव के आरू के चेहरे के भाव को पढ़ रहा था। आरू आप जल्दी से आ जाइए पापा। मिस्टर कपूर हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम 2 दिन पहले भी बाहर थी जब मैंने तुमसे बात करने के लिए मिस्टर अपनी होदी को कॉल की थी और उन्होंने ही मुझे तुम्हारा नया नंबर भी दिया, मगर तुमने वे भी पिक नहीं किया। बेटा ऐसा नहीं करते ना, मैं परेशान हो गया था ना तुम्हें लेकर। आरू पहली बार अपने पापा को अपनी फिक्र करते देख भावुकता से खुश होते हुए सॉरी पापा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मिस्टर कपूर हाँ रो, तू मुझे लेकर भी बिल्कुल परेशान मत होना, यहाँ थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है इसलिए जब भी करूंगा तो मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा। आरू ठीक है पापा। एक पल रुक कर पापा क्या आपकी राहुल से कोई बात हुई। आरू जैसे ही मिस्टर कपूर से राहुल के बारे में पूछते हैं कि अचानक से रिदांश उसे पीछे से गले लगाकर उस पर पॉजिटिव पकड़ते हुए अपनी बाजू में कस लेता है। रिदांश के अचानक इस मुंह से आरू जो बिल्कुल बेखबर थी वो सिर उठती और उसके मुंह से डर से अचानक एक आह निकल पड़ती है। आरू की घबराहट और उसका दिल जोरों से धड़कता देख रिदांश के होठों पर एक हल्की सी दिलकश मुस्कान तेज जाती है। आरू को और परेशान करने के लिए निर्दांश उस पर अपनी पकड़ और टाइट करते हुए उसके गीले बालों को साइड करते हुए आहिस्ता से अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख देता है, जिससे कुछ पल के लिए आरू की सांसें थम जाती है और उसके सिर में एक बिजली सी कूद जाती है और वह कसकर अपनी आंखें मीच लेती है। आरू के जहन में इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही थी जिनकी वजह से वे कहीं ना कहीं कमजोर भी पड़ रही थी। ये देखकर रिदांश की मुस्कुराहट और भी गहरी हो जाती है। आरू जिसका पूरा शरीर जैसे कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया था। कुछ पल बाद रिदांश की आवाज से आरू की तंद्रा टूटी और वे अपने गहरे ख्यालों से बाहर आई। रिदांश के धीमे मगर सेक्सी वॉइस को मैं एक पल रुककर यू आर ऑन कॉल बाय। फिर आरू रिदांश की आवाज सुनकर जैसे अचानक अपने ख्यालों से बाहर आती है और कॉल पर लगातार खुद को पुकारते अपने पापा की आवाज को सुनते हैं। मिस्टर कपूर आरू आर यू देयर। आरू रिदांश के करीबी से अपने इमोशन को काबू करने की कोशिश करते हुए जी पापा। मिस्टर कपूर तुम ठीक हो आरू जी पापा। मिस्टर कपूर अच्छा और हाँ राहुल की फिक्र मत करो, वो मुझसे आज ही मिला था और वह बिल्कुल ठीक भी है, बस काम में थोड़ा उलझा हुआ है इसलिए बिजी है। आरू गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करते हुए ठीक है पापा, जब अगली बार आप राहुल को मिले तो उसे कहिएगा कि आरू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रिदांश उसकी बात समझते हुए और उसका ध्यान अपनी ओर करने के लिए बीच में ही एक बार फिर रिदांश आरू के कान के पीछे अपने गर्म होठ रख देते और आरू के शब्द बीच में अटक जाते हैं और रिदांश उसे परेशान करने के लिए अब लगातार अपने होठ उसके कभी आरू की गर्दन तो कभी उसके कान पर चला रहा था और ये सब महसूस करते हुए आरू का गला घबराहट और एक अजीब से एहसास को महसूस करते हुए सूख गया था। मिस्टर कपूर क्या हुआ आरू तुम बार बार बीच में क्यों चुप हो जाती हो। आरू अपने बेकाबू धड़कनों को काबू करने की कोशिश करते हुए नहीं पापा मुझे कुछ जरूरी काम है पापा। आरू रिदांश के सरकत से बेचैन होते हुए एक सांस में मैं बाद में बात करती हूँ पापा, आप अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर आरू बिना मिस्टर कपूर का जवाब सुने जल्दी से फोन रख देती है और एक गहरी सांस लेकर सब कुछ अगला पिछला सोचते हुए रिदांश के पैरों को खुद के साथ व्यवहार को याद करते हुए अपने इमोशंस और भावना को स्टोर करती है। जब कुछ पल बाद आरू का अपने इमोशंस पर काबू हो गया तो वह नाराजगी से रिदांश की ओर मोड़ पलटते हुए उसे गुस्से से घूरने लगती है। दूसरी तरफ रिदांश की नजर पहले से ही आरू पर थी, जो उसे खुद को यूं गुस्से में घूरता देखकर रिदांश की शरारत भरी दिलकश मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही आरू की कॉल कट होती है मिस्टर कपूर अपने हाथ में पकड़े हुए फोन को गुस्से से अपनी मुट्ठी में भींच लेते हैं। इस वक्त उनके चेहरे पर दुनिया जहान का गुस्सा झलक रहा था। मिस्टर कपूर गुस्से से रिदांश अग्नि होते तुमने जो कुछ भी मेरे साथ मेरे परिवार के साथ
किया है ना, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर इस वक्त में परेशानी और अपनी औलाद की फिक्र में एक मजबूर और बेबस बाप नहीं होता ना, तो कभी तुम्हारे इस खेल को कामयाब नहीं होने देता। लेकिन तुम्हारा ये खेल मैं ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दूंगा। तुम भले ही इस खेल के कितने भी पक्के खिलाड़ी हो क्यों ना हो, लेकिन मैं इस खेल का तुमसे बहुत पुराना और माहिर खिलाड़ी हूँ। मैंने भी तुम्हारे ही घर की रोशनी को तुम्हारे घर में अंधेरा करके तुम्हें पूरी तरह बर्बाद नहीं किया। तो मैं भी अपने बाप की जहाज औलाद नहीं। यू जस्ट वेट एंड वो वॉच वेदांश नहीं होती। यू जस्ट वेट। इधर आरू वेदांश की हरकत पर उसी गुस्से से घूर रही थी। आरू नाराजगी से आप अभी के अभी जाए मेरे कमरे से बाहर। वेदांश मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं। वैसे भी टुडे आई एम सो टायर्ड। तो चलकर सोते हैं क्योंकि मुझे अपने रूम के सिवा कोई कहीं और नींद नहीं आती। सो लेट्स गो। आरू अपनी भुएं झुकाते हो। और आपको लगता है कि मैं आपके साथ आपके रूम में रहूंगी और वहां जाकर सोऊंगी? वेदांश नहीं, सिर्फ लगता नहीं बल्कि तुम यही करोगी। आरू तंज भरी मुस्कान के साथ अपना आज अपना डर रही हूँ, कुछ ज्यादा ही करने लगे हैं। रिदांश अपने भुएं उचकाकर रियली तुम्हें इट मीन्स तुम मेरे साथ मेरे रूम में नहीं जाओगी? आरू तंज भरी मुस्कान के साथ ऑफ कोर्स नॉट। रिदांश ओके दे भाई। रिदांश की बात सुनकर और उसे बाहर की ओर जाते देखकर एक पल को आरू अपने भुएं उचकाकर हैरानी से उसको देखते हैं कि आखिर इतनी आसानी से रिदांश ने उसकी बात कैसे मान ली। लेकिन अगले ही पल आरू के दिल की धड़कन तब तेज हो गई और उसका गला घबराहट से सूख गया जब रिदांश ने बाहर जाने की बजाय कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। और अगले ही पल एविल मुस्कान के साथ आरू की ओर पलटकर उसकी ओर अपने कदम बढ़ाते हुए एविल और दिलकश मुस्कान एक्सप्रेशन के साथ सेक्सी वे में अपनी शर्ट के बटन धीरे धीरे खोलते हुए आरू की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। रिदांश की टाइट फिटिंग शर्ट में वो अब रिदांश का मुस्कुरा सीना अब नजर आने लगा था। ये देखकर आरू की सांसें और दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन की सवारी तेजी से चलने लगी थी। आरू जल्दी से जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए आगे बढ़े कि रिदांश ने बीच में उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया और आरू की पीठ रिदांश के सीने से जा लगी। रिदांश ने जब अपने करीबी से आरू की घबराहट और खुद पर कंट्रोल होता पाया तो उसके होठों पर एक एटीट्यूड भरी दिलकश मुस्कान तैर गई और आरू की धड़कनों को बेकाबू करने और उसे टीच करने के लिए रिदांश अपना चेहरा उसके बालों में छुपाते हुए उसकी खुशबू को महसूस करने लगा। और इस वक्त ये एहसास उन दोनों के दिलों के तार झंझनाने के लिए काफी था। आरू ने अपनी पूरी हिम्मत और शक्ति भरी आवाज से रिदांश के सवाल किया। हालांकि ये बात अलग थी कि आरू की आवाज आरू का कहना सिर्फ एक मिमियाना भरी था। आरू छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं आप? रिदांश सराहट भरी दिलकश मुस्कुराहट के साथ आरू को टीच करते हुए अब तुम इतनी भी नादान और छोटी नहीं हो वाइफी कि जो इन बातों का मतलब समझाओ तुम्हें। पर फिर भी इफ यू वांट देन आई कैन एक्सप्लेन यू एनीथिंग की बाय वर्ड। आफ्टर ऑल यू आर माय डार्लिंग वाइफी। आरू को टीच करते हुए you have full right to ask me this types of questions, so we are going to आरू झेप कर फ्रस्ट्रेट होते हुए जस्ट स्टॉप इट। चुप करे, आप मुझे कुछ नहीं जानना आपसे। रिदांश विक्ट्री स्माइल के साथ आरू को अपनी पकड़ ढीले करते सो इट मीन्स कि तुम मेरे साथ आ रही हो मेरे रूम में, राइट? आरू खुद को रिदांश से दूर करते हुए चिढ़कर, यहाँ ऐसे टॉर्चर होने से अच्छा है कि मैं वहीं जाकर सो जाऊं। रिदांश विक्ट्री स्माइल के साथ उसे स्मार्ट कर आरू रिदांश को घूर कर, लेकिन मेरी एक शर्त है। रिदांश अपने बोझ झुकाकर आरू की ओर सवालिया नजरों से देखने लगता है। प्रॉमिस करे कि आप बिना मेरी इजाजत के कभी मेरे करीब आकर अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगी। रिदांश एटीट्यूड भरी स्माइल के साथ, तुम्हें खुद की फीलिंग पर इतना भी ट्रस्ट नहीं है? आरू एक पल को रिदांश को घूरती है। वैसे तो मैंने कभी किसी की शर्तों पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारता, पर ठीक है, तुम्हें यह प्रॉमिस दिया मैंने नहीं आऊंगा तुम्हारे करीब। नाउ लेट्स गो। इतना कहकर रिदांश आरू को अपने रूम में चलने का इशारा करता है। आरू पैर पटकते उसके पीछे चल पड़ती है। अपने रूम में पहुंचकर रिदांश जब चेंज करके बाहर आता है तो आरू को सोफे पर लेटा पाता है। रिदांश आरू को बेड पर आकर लेटने को कहता है, लेकिन आरू ऐसा सो करती है जैसे वे सो चुकी है। ये देख रिदांश के होठों पर हल्की सी दिलकश मुस्कान तैर जाती है। अगली सुबह जब आरू की नींद खुलती है तो वे खुद को बेड पर पाकर असमंजस से कमरे में इधर उधर देखती है, लेकिन कमरे में सिवाय उसके कोई भी नहीं था। बिस्तर से उठकर उसने अपने कपड़े लेकर बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। इधर जैसे ही सृष्टि होती मैंसर में कदम रखती है कि उसका फोन बजने लगता है। सृष्टि फोन स्क्रीन पर नाम देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है और इधर उधर देखते हुए एक साइड में खुदाकर फोन पिक करती है। सृष्टि इधर उधर देखते हुए, क्या हुआ है और इस वक्त मुझे कॉल करने का क्या मतलब? तुम्हें पता है ना इस वक्त मैं अग्निहोत्री मेंशन में होती हूँ और तुम्हारी इन बेवक्त की कॉल की वजह से बेवजह लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा। दूसरी तरफ से मुझे पैसों की जरूरत है सृष्टि, पैसे, लेकिन कल ही तो मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए थे ना। दूसरी तरफ से हाँ, वे सब खर्च हो गए सृष्टि। ऐसे कैसे? इतने सारे पैसे खर्च कहाँ हो गए? वो
पैसा खर्च कहाँ, वो पैसे अगर मेरी अगले महीने की पूरी एडवांस सैलरी थी, आखिर कहाँ खर्च कर दिए तुमने। दूसरी तरफ से अगर तुमने वो मुझसे पैसे दिए थे तो कोई एहसान नहीं क्या मुझ पर, और अब मुझे पैसों की जरूरत है तो मुझे पैसे दो, वरना फिर मुझे और भी तरीके आते हैं पैसे कमाने के। याद है कि याद दिलाओ। सृष्टि गुस्से से अपने फोन को कसकर पकड़ते हुए, ठीक है मुझे कुछ वक्त दो, मैं करती हूँ कुछ। दूसरी तरफ से ये हुई ना बात, वैसे भी इतने पैसे तुम्हारे लिए क्या मुश्किल, आखिर इतने बड़े तगड़े मुर्गों के बीच जो रह रही हो तुम। सृष्टि इधर देखते हुए, चुप करो, किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी मैं फोन रखती हूँ, तुमसे शाम को मिलती हूँ। दूसरी तरफ से हम, और वैसे पैसे लाना मत भूलना। दूसरी तरफ की बात सुनकर सृष्टि बिना कुछ जवाब दे ही फोन कट कर देती और इधर देखते हुए एक पल बाद अंदर की ओर बढ़ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।